Who is going to win the final according to you? जिसका स्कोर ज़्यादा होगा at the end of the day. You mean जो पहले बैटिंग करके ज़्यादा स्कोर बना लेगा? एंड दूसरी टाइम पे भी जिसका स्कोर ज़्यादा होगा. किसका स्कोर ज़्यादा होगा? वो चाहे चेज करते हुए जाए, वो चाहे स्कोर सेट करते हुए, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो जीत. कौन ज़्यादा बेहतर लग रहा है बैटिंग में? आई थिंक अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें या पॉपुलर ओपिनियन देखें तो वो तो फिर ऑब्वियसली इंडिया के हक में जाती है. बट आई लाइक अ गुड अंडरडॉग स्टोरी. तो वो अगर मैं अपनी उस शौक के को फॉलो करते हुए जाऊँ तो फिर मुझे न्यूजीलैंड एक आती है. बट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेन्यू, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस, जो स्टोरी उनके साथ एक चलती भी आ रही है, जिस तरह की फॉर्म उनकी लगी हुई है, उनका हमने देखा कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी थोड़ा सा हिला भी तो उनके मिडिल ऑर्डर ने बड़ी अच्छे तरीके से उसको कोप अप किया. हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो चीज़ देखी. सो इन चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से इंडिया की टीम डोमिनेट करती हुई आ रही है, ऐसा नहीं है कि उनकी टीम में कोई लूप होल्स आपको इस तरह से नज़र आते हैं कि अच्छा बॉलिंग वीक है या बैटिंग वीक है या फील्डिंग में थोड़ा सा मसला है. उन्होंने अपनी तमाम बेसिस को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है. सो उस चीज़ को देखते हुए इंडिया और क्लियरली टूर्नामेंट फेवरेट्स, फाइनल के फेवरेट्स भी हैं. बट हैविंग सेड दैट, उनके मुकाबले में जो टीम है उसके बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि इनका कोई फ्लूक लगा है, कोई फलाना फलाने से हार जाए, फलाना फलाने से हार जाए करके नहीं आए हैं. ये एक मैच हार के आए हैं जो कि उन्होंने सिर्फ इंडिया से हारा था, और वो भी बड़ा क्लोज जाके आ रहा था बिकॉज उनका मिडिल ऑर्डर नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया था जब स्कोर रुकने शुरू हुए थे और विकेटें गिरनी शुरू हुई थी. सो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा जो उन्होंने टफ टाइम इंडिया को दिया था बिकॉज उनको सिर्फ 250 पर ही इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, जो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका था. सो उन चीज़ों को देखते हुए न्यूजीलैंड होल्ड्स अ वेरी गुड चांस. तो देखना यही होगा कि उस दिन शुरू में प्रेशर कौन हैंडल करता है, बिकॉज फाइनल बड़ा मैच, प्रेशर दोनों टीमों पर होगा. न्यूजीलैंड की वैसे एक हिस्ट्री रही है कि वो फाइनल में आके थोड़ा सा क्रम्बल कर जाते हैं. इंडिया की इटसेल्फ एक हिस्ट्री रही है, माइनस द 2014 का T20 वर्ल्ड कप, वो फाइनल में आकर वो भी क्रम्बल होते आए हैं. तो देखना ही होगा कि उस दिन कौन प्रेशर को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है. सो पॉपुलर ओपिनियन इंडिया, अ गुड अंडरडॉग स्टोरी न्यूजीलैंड. अच्छा, बड़ा अच्छा आपने वैसे एक्सप्लेन किया है. मुझे ना मतलब कोई उसमें वज़न नज़र आया आपकी बात में कि डिपेंड करता है बैटिंग कौन बहुत बेहतरीन कर पाता है उसके अंदर. लेकिन प्लस अगेन मैं ये कहूँगी कि बैटिंग बचा कौन पाता है अपनी, क्योंकि अगर दूसरी इनिंग्स में हम देखते हैं विकेट्स जाना शुरू हो जाती हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो सकता है. और अगर मतलब कहा ये जा रहा है, एक जो एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं कि जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको बेनिफिट हासिल होगा. मैं ये समझती हूँ कि अगर इंडिया दूसरी इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करता है तो इंडिया को बहुत बेनिफिट हासिल होगा, क्योंकि इंडिया के पास वो बॉलर्स हैं जो क्रूशल मोमेंट्स पर विकेट्स निकाल सकते हैं. और न्यूजीलैंड किसी हद तक इस चीज़ के अंदर मार खा सकता है. न्यूजीलैंड के पास अगर बैटिंग होती है तो येस दे कैन डू इट. लेकिन अगर न्यूजीलैंड नंबर 2 के ऊपर बैटिंग कर रहा होता है और भारत वहाँ पर बॉलिंग कर रहा होता है तो फिर वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी इनफैक्ट वो हो सकता है फॉर्म में अपनी वापस आ जाए, क्योंकि पहले मैच में तो वो बहुत अच्छा रहा. फिर उसके बाद आप देखें कि जिस तरह से उनके प्लेयर्स हैं, आपके पास अक्षर पटेल होगा, कुलदीप यादव है, फिर जो उनकी एक स्ट्रैटेजी है जिस तरह से फंसा कर विकेट निकालना, तो मुझे लगता है कि उनके स्पिनर्स ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं. आई थिंक दोनों टीमों के लिए जो की है वो उनकी स्पिनर्स ही होंगे, बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी देखा था सेमीफाइनल में इंडिया वेंट विद 2 पेसर्स एंड 4 स्पिनर्स. तो मोर और लेस मुझे लग रहा है कि अगर उसी किस्म की पिच हुई तो वो फिर इसी पे ही जाएंगे कि 4 स्पिनर 2 पेसर्स इन द. जबकि न्यूजीलैंड के केस में देखें तो उनके पास फुल टाइम स्पिनर शायद उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके पास वो पार्ट टाइम स्पिनर्स की शक्ल में एक ऑप्शंस आ जाती है. रचिन रविंद्रा बड़ी अच्छी गेंद कर लेते हैं. दैन ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो तो इन कंडीशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को एक ऑलराउंडर इस्टेब्लिश कर लिया है. दैन ब्रेसवेल जो हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छा गेंद कर रहे थे, दुबई में ही वॉज स्ट्रगलिंग. सेंटनर इज़ डूइंग प्रीटी वेल हर तरह की कंडीशन में, और ओवर द ईयर्स ने अपने आप को बहुत बेहतर कर भी लिया. आई थिंक probably one of the best left arm spinners right now on the planet इस वक्त अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा जाए. तो उन चीज़ों को देखते हुए इंडिया यस इन कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, एक एशियन टीम है, स्पिन हैवी है, स्पिनर्स उनके बहुत अच्छे हैं. उस चीज़ को देखते हुए यस उनका स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है. लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि इसी न्यूजीलैंड कुछ अर्सा पहले इंडिया में टेस्ट मैचेस हराए थे इन्हीं के कंडीशंस में. सो वो भी एक मे बी समवेयर बैक इन द हेड एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट शायद सी वो चीज़ रखती हो. उस टेस्ट मैच में, उस टेस्ट सीरीज़ में भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था, न्यूजीलैंड को नहीं समझा जा रहा था कि वो कर सकेंगे. ऑस्ट्रेलिया का टूर तो बाद में आया, उस टेस्ट सीरीज़ ने इंडिया की उम्मीदों पर अच्छा खासा पानी फेंका था टू प्ले द WTC फाइनल. तो वो एक एलिमेंट वो भी है. उनको भी अंदाज़ा है कि प्रेशर में इंडिया किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इंडिया क्या कर सकता है, तो उस चीज़ को वो भी देखते हैं.
सो इन चीज़ों को देखते हुए यस उनकी बॉलिंग थोड़ी इंडिया की स्पिनर्स जो कि ज़्यादा तजर्बेकार हैं, विकेट्स उनकी बहुत ज़्यादा हैं, देन दे हैव समबडी लाइक वरुण चक्रवर्ती जो कि एक मिस्ट्री वाला एलिमेंट लेके आते हैं। वहाँ पे आई थिंक केन विलियमसन वुड बी की, बिकॉज जिस तरह से वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। उनका अच्छे तरीके से इनिंग्स को लेकर चलना वुड बी वेरी बेनिफिशियल। बट बिग मैच बैट फर्स्ट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द विकेट कि किस तरह की विकेट है। इट्स दुबई, इट्स नॉट लाहौर, कराची और पिंडी के जहाँ पे 300 350 बनेगा और दूसरी टीम 300 350 चेज करने चल पड़ेगी। यहाँ पे 200 230 40 50 60 70 मे बी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में अगर 280 15 एक रन वो ज़्यादा कर लेते तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन वो 265 पे उनका रुक गए। जिस तरह से उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स किया और फिर उसके बाद वो उस तरह से रीबिल्ड नहीं कर सके थे, 10-15 रन वो शॉर्ट रहे। हैविंग सेड दैट, यही चीज़ हम देखते हैं अगर इंडिया वाले की पहले बैटिंग आती है तो मे बी वो भी मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल कर जाते हैं, तो वनडे में फिर वही मसला आ जाता है कि आप मिडिल ओवर्स में किस तरह से डोमिनेट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जो था वो मिडिल ओवर्स में हारा था। न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में मिडिल ओवर्स में विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड की चेज़ थोड़ी सी डैमेज हुई थी जब मिडिल ओवर्स में विकेट गिरना शुरू हुए थे और केन विलियमसन के साथ कोई नहीं था टू बिल्ड द पार्टनरशिप एंड क्रॉस द लाइन, तो वो एक फैक्टर था। सो इट्स टोटली गोइंग टू बी शुरू के ओवर्स में प्रेशर कौन अच्छा हैंडल करता है एंड मिडिल ओवर्स को कौन ज़्यादा बेहतर एक्सप्लॉइट करता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं देखूँ कि टीम इंडिया एंड टीम न्यूजीलैंड दोनों ने ये तो प्रूव कर दिया है कि दोनों बहुत ही बेहतरीन टीम्स हैं। मतलब अगर आप देखें कि इंडिया ने प्रूव किया है कि इंडिया नंबर 1 टीम साबित हुई है तो वो फाइनल में गई है। न्यूजीलैंड ने प्रूव किया है कि वो नंबर 1 टीम है तो वो फाइनल में गए हैं। अब फाइनल की लड़ाई है, अब फाइनल का प्रेशर कौन हैंडल करता है। फिर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिच की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप क्या फ़ैसला करते हैं। टॉस बहुत अहम किरदार अदा करेगा इसके अंदर। मतलब मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई भी टीम टॉस का फैसला गलत कर जाती है, वैसे रोहित शर्मा हमेशा से थोड़ा सा अनलकी रहे हैं टॉस के मामले में, तो न्यूजीलैंड अगर इन केस टॉस विन करता है, पहले बैटिंग करता है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि येस वो पहले बैटिंग करेंगे और उसके बाद इंडिया के पास वो एक प्लस पॉइंट होगा कि वो उनकी विकेट्स जो है वो हासिल कर सकेंगे, मैच अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर इंडिया टॉस विन करता है और इंडिया ये सोचता है कि हम पहले बैटिंग करके रन्स स्कोर कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे जाकर उसको जो है वो कर लेते हैं, दोनों सूरतों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा स्टिल भारी है। मगर न्यूजीलैंड इटसेल्फ बहुत अच्छी टीम है, मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे पास फाख्ता चली आई उड़ते उड़ते। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ कादिर। आप तो ईद का चांद ही हो गए, नज़र ही नहीं आते आप। नहीं, बस वो आजकल थोड़ा सा बिजी थे, सेमीफाइनल था, फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था कि उस सेमीफाइनल के बाद आ जाएंगे। कमज़ोर हो गए आप? हाँ, रोज़े रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ऐसे एक और भी गम है ना, है पाकिस्तान का भी तो गम है ना, पाकिस्तान टीम। किस चीज़ का? इतने बुरे तरीके से हम फिर हार गए, हर दफ़ा ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं यार, कोई बात कादिर।